सभी को नमस्कार। राजस्थान माध्यमिक बोर्ड परीक्षा 2022 में हम कक्षा 10 से गणित विषय का अध्ययन की जो एक वीडियो श्रृंखला लाए हैं, पीडीएफ नोट्स पर आधारित है और उसमें जो ये बताया गया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, उसी चरण में आज हमें अध्याय संख्या 11 का अध्ययन कर रहे हैं और अध्याय संख्या 11 है रचनाएं। तो रचनाओं में हमें किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में चर्चा कर ले थोड़ा सा पहले। तो यहाँ से टोटल 11 अंकों की प्रश्नावली, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है और बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन भी आने वाले हैं और एक निबंधात्मक क्वेश्चन भी आएगा। जैसे देखिए, 2 वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन आएंगे एक एक अंक के, एक अति लघुत्तरात्मक आएगा और 2 लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आएंगे और एक है निबंधात्मक आएगा। तो ये दोनों, ये तो हैं आपके कौशल आधारित, यहाँ आपको रचना करनी है। बाकी ये 2-3 क्वेश्चन है वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं, तो हम आपको छोटे क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे। हालांकि किताब में है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं की गई हैं। हम आपको बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं और निश्चित रूप से 100% गारंटी के साथ है, यहाँ से जो भी छोटे क्वेश्चन आएंगे मेरे द्वारा बताए गए उन प्रश्नों के बाहर कभी भी नहीं जा सकते। आप जब एग्जाम देकर आप बाहर आएंगे और चेक करेंगे, एग्जाम में भी बेटे हम चेक करेंगे, आप यही सोचेंगे हाँ हमने जो पढ़े थे उस वीडियो में, इन नोट्स में हमने पढ़े थे, वो वास्तव में वही क्वेश्चन है। रचनाओं के बारे में भी आपको बताएंगे कि हम कैसे रचना करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त क्या होता है। वृत्त किसी समतल में एक नियत बिंदु से, मान लो एक कोई समतल है उसमें एक नियत बिंदु ये है, उस नियत बिंदु से बहुत सी दूरी इसके चारों ओर है, कुछ बिंदुओं का बिंदु पद दे रखा है, ठीक है, ऐसे इसके चारों ओर गोला के रूप में बिंदु का बिंदु पद दे रखा है। तो उन बिंदुओं को अगर हम मिला दें, इस बिंदु पद को मिला दें, तो ये जो पूरा भाग है वो क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। तो किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर, ये सारे बिंदु है इस नियत बिंदु से, जो बीच में लाल वाला है उस बिंदु से क्या है, समान दूरी पर स्थित है, और इन समस्त बिंदुओं को हम क्या कहेंगे, बिंदु पद लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वृत्त कहलाएगा। ये जो घेरा होगा वो क्या कहलाएगा, वृत्त कहेगा। और ये जो नियत बिंदु है बीच वाला, उसको हम क्या कहेंगे, वृत्त का केंद्र कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, वृत्त का केंद्र कहेंगे। वृत्त के केंद्र को हम ज्यादातर ओ से लिखते हैं, ठीक है। और उस दूरी को जो वृत्त के केंद्र से बिंदु पद के तक की है, ये केंद्र ओ से इस बिंदु से ये जो दूरी है वो क्या कहलाएगी, उस वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। ये ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें हैं। तो यहाँ से एक रिक्त स्थान की पूर्ति वजह किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पद खाली जगह कहलाता है। तो आपको वहां केवल वृत्त ही भरना है, वृत्त ही भरना है। तो वृत्त की आपकी परिभाषा आपको नहीं याद होगी तो आप कैसे भरेंगे, तो आपको परिभाषा याद रखनी है। तो वो नियत बिंदु केंद्र कहलाता है और उस दूरी को हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो आपके समझ में आ गया, ये जो घेरा है उसको हम वृत्त की परिधि कहेंगे, ठीक है। और जो केंद्र होगा, बीच में जो बिंदु होगा नियत बिंदु, उसको केंद्र कहेंगे, और केंद्र से परिधि तक की दूरी है उसको क्या कहेंगे, हमें त्रिज्या कहेंगे। वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड है वो वृत्त की जीवा कहलाता है। अगर हमने एक वृत्त का व्यास पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, वृत्त की जीवा पढ़ेंगे। या वृत्त के ऊपर 2 बिंदु मान ले ए और बी है, इनको हमने मिलाया, ए और बी को हमने क्या किया, मिला दिया, तो मिलाने पर ये रेखाखंड प्राप्त हुआ ए बी, इसको हम क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। ऐसे व्रत में अनेक जीवाएं खींची जा सकती है, ठीक है, अनेक जीवाएं व्रत में खींची जा सकती है। और जब ये जीवाएं हैं धीरे धीरे कहाँ से जाए, गुजरे, ये केंद्र से गुजरती है, ये केंद्र के पास में आती है, तो इसकी जो है लंबाई वो बढ़ती जाती है। और जब वो केंद्र से गुजरती है, ये वाली जो जीवा वो क्या करती है, केंद्र से गुजर रही है, तो ये जीवा है व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, व्रत की सबसे जीवा होती है। जो जीवा व्रत के केंद्र से गुजरती है उसको व्रत का व्यास कहते हैं। जो जीवा व्रत के केंद्र से गुजरे उसको क्या कहेंगे, व्रत का व्यास कहते हैं। जो जीवा व्रत के केंद्र से होकर गुजरती है, जाती है, उसे व्रत का व्यास कहते हैं। और व्यास है व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है। व्रत की जितनी भी जीवाएं होती है उनमें सबसे बड़ी जीवा है वो क्या होती है, व्यास होती है। खाली जगह आती है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा खाली जगह होती है, व्यास होती है, ठीक है। व्यास है वो त्रिज्या का दुगुना होता है। तो खाली जगह ये भी आ सकता, खाली जगह में व्यास त्रिज्या का खाली जगह होता है दुगुना, तिगुना, 4 गुना, 5 गुना, तो वहां पर अपने को दुगुना बढ़ना है। व्रत का व्यास है वो क्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। त्रिज्या को अगर 2 से गुणा करते हैं व्रत का व्यास आ जाता है। उसी पर व्रत की परिधि है वो क्या होती है, 2πr। ये छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ से भी है, बोर्ड की जो मॉडल पेपर में है ऐसे ही क्वेश्चन दे रखे हैं, किस क्वेश्चन ने उसके आधार पर हम देखे बताते हैं।
यदि वृत्त का व्यास दे रखा है 10 सेंटीमीटर तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? व्यास दिया हुआ तो उसको आधा कर दो, त्रिज्या आ जाएगी। त्रिज्या दी हुई है तो उसको डबल कर दो, व्यास आ जाएगा। तो यहाँ व्यास दिया हुआ है और 10 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? 10 सेंटीमीटर का आधा कर दिया, कितना गया? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें ये ध्यान रखना है। इकाई का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। मान लो सेंटीमीटर की जगह वहां कभी उसने मीटर भी दे दे, 5 मीटर पहले ऑप्शन में देते, हम तो सीधा टिक कर मार देंगे। तो आपको ध्यान में रखना है। यदि वृत्त की त्रिज्या है कितनी देर की है? 6 सेंटीमीटर देर की है, तो व्यास क्या होगा? व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना। तो 6 का दुगुना कितना हुआ? 12। ये सेमी है तो यहाँ सेंटीमीटर भी देखना है, तो 12 सेंटीमीटर हो गया। यदि वृत्त की त्रिज्या r है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? r, कैपिटल R है, तो वृत्त का व्यास होगा 3r, 2r, यहाँ कैपिटल 2r, यहाँ 4r, यहाँ देखो 2r दिया हुआ है, परंतु हमारी त्रिज्या कितनी है? हमारी त्रिज्या तो कैपिटल R है, तो उससे 2r से हमें, इस 2r से हमें कोई मतलब है नहीं है। हमारा 2r कौन सा होगा? ये होगा। वृत्त का व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना, तो इस r का 2 गुना यानी 2r। ठीक है, ये आंसर अपना हो गया। यदि वृत्त की त्रिज्या x दे रखी है, वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है? x, तो वृत्त की परिधि होगी 2r, 3r, 2 पाई r, 2 पाई x, 2 पाई 4r। तो हम जानते हैं वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r होती है, परंतु यहाँ त्रिज्या है वो r नहीं है, क्या त्रिज्या है? x है, तो यहाँ आंसर नहीं होगा। यहाँ जो त्रिज्या दे रखी है उसी के अनुसार होगा, तो r की जगह हमें क्या लिखना है? x, तो आंसर ये होगा 2 पाई x। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन इस प्रकार के बन सकते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आने की संभावना पूरी है। अब आगे देखते हैं वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की जब रचना करते हैं तो कितनी क्या स्पर्श रेखाएं खींची जाएगी। तो हमने एक टेबल बनाई है, बिंदुओं की स्थिति दी हुई है, कहाँ बिंदु कहाँ स्थित है, वृत्त की स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी और उसका चित्र भी हम देख सकते हैं। सबसे पहले जब बिंदु है वृत्त के अंदर स्थित हो, बिंदु कहाँ है? वृत्त के अंदर, ये बिंदु P है, वो कहाँ स्थित है? वृत्त की परिधि के अंदर है, वृत्त के अंदर स्थित है। उस स्थिति में देखिए स्पर्श रेखाएं, अब इसमें बहुत सारी रेखाएं खींचे, वो सारी रेखाएं हैं वो वृत्त को 2 भागों में काट रही है। वृत्त को कितने भागों में काट रही है? 2 भागों में काट रही है, यानी वृत्त को स्पर्श होकर नहीं जा रही है, वृत्त को छेद कर जा रही है। तो ये सभी रेखाएं क्या कहलाएगी? छेदक रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? छेदक रेखाएं हैं, न कि स्पर्श रेखाएं। वृत्त को जो 2 जगह काटती है वो क्या कहलाएगी? छेदक रेखा। जैसे ये रेखा है, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, तो 2 जगह काट रही है, इसलिए छेदक रेखा है। तो स्पर्श रेखा की संख्या क्या होगी? 0। जब वृत्त के परिधि के अंदर, वृत्त के अंदर बिंदु स्थित हो तो वहां से वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी? 0 होगी। दूसरी स्थिति, जब बिंदु का अंदर से कहा जाए बाहर, बिल्कुल वृत्त की परिधि पर आ जाए, वृत्त पर आ जाए, ये ऐसा भी लिखा वृत्त पर स्थित हो, वृत्त की परिधि पर स्थित हो, तो वहां पर बिंदु हमने डाला, उस पर हम रेखा खींचे तो केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगर बिंदु है वृत्त की परिधि पर स्थित हो तो एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और जब बिंदु वृत्त के कहाँ स्थित हो? बाहर स्थित हो। बिंदु कहाँ स्थित हो? वृत्त के बाहर। ये बिंदु दे P, ये पूरा वृत्त है और इस वृत्त के बाहर ये बिंदु P दे रखा है। यहाँ से हम वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो ये 3 कंडीशंस हैं और इन 3 कंडीशन से एक प्रश्न जरूर आने वाला है। जब बिंदु वृत्त के अंदर स्थित हो तो कोई स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, 0 स्पर्श रेखा। जब बिंदु वृत्त के परिधि पर स्थित हो तो 1 स्पर्श रेखा, और जब बिंदु वृत्त के बाहर स्थित हो तो 2 स्पर्श रेखाएं खींचे सकते हैं। कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। हम थोड़ा सा एक चीज और क्लियर कर सकते हैं, कर देते हैं। हम यहाँ 3 वृत्त मॉडल टाइप लेते हैं, ठीक है। अगर ये देखिए रेखा, ये क्या करती है वृत्त को, तो आप तीनों स्थिति देखिए दोबारा। पहली स्थिति में यहाँ देखिए, यहाँ ये जो वृत्त दिया गया है इसमें से ये जो रेखा है इसको 2 भागों में काट रही है, आर पार काट रही है, इसलिए रेखा क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? छेदक रेखा। और ये छेदक रेखा कितने बिंदु पर काटती है? 2 बिंदु पर काटती है। दूसरी स्थिति में यहाँ देखिए, ये केवल वृत्त को कहाँ कर रही है? एक जगह काट रही है, तो वो क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा। क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा कहलाएगी। और स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर काटती है? ध्यान रखना, 1 बिंदु पर। छेदक रेखा 2 बिंदु पर काटती है, स्पर्श रेखा 1 बिंदु पर काटती है। एक तीसरी स्थिति यहाँ देखिए, यहाँ इस वृत्त का रेखा का कोई लेना देना नहीं है, तो ये कौन सी रेखा कहलाएगी? अप्रतिच्छेदी रेखा। अप्रतिच्छेदी रेखा यानी जो प्रतिच्छेद नहीं करती हैं वो क्या कहलाएगी? अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी। तो ये तीनों स्थितियां, अप्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को कहीं नहीं काटती, किसी बिंदु पर नहीं काटती है। छेदक रेखा 2 बिंदु पर काटती है, स्पर्श रेखा 1 बिंदु पर काटती है, अप्रतिच्छेदी रेखा कहीं नहीं काटती है। अब देखिए यहाँ पर अभ्यास प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर
स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, कोई बिंदु दे दिया, उसकी बात करें तो उस पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? किसी बिंदु, या बिंदु का नाम दे दिया है तो वहां पर स्पर्श रेखा एक ही खींची जा सकती है। एक वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो वृत्त पर बिंदु कितने होते हैं? बिंदु वृत्त पर अनंत होते हैं, तो स्पर्श रेखा भी कितनी होगा? हर बिंदु पर एक एक होगी, तो कितनी स्पर्श रेखा हो जाएगी? अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है ना। यहाँ ऊपर वाले पहले नंबर क्वेश्चन दूसरे नंबर में थोड़ा सा अंतर है। वहां का किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर तो एक स्पर्श रेखा, और वृत्त, केवल वृत्त पर पूछा है तो अनंत स्पर्श रेखा। ये ध्यान रखना है, क्योंकि वृत्त पर अनंत बिंदु होते हैं, हर जगह बिंदु बिंदु होता है, और हर बिंदु पर एक एक खींचेंगे अनंत स्पर्श रेखा होगी। एक वृत्त की समांतर स्पर्शिका हो सकती है। एक वृत्त पर कितनी समांतर स्पर्शिका हो सकती है? देखिए यहाँ पर ये वृत्त पर समांतर स्पर्शिका खींची गई है। यहाँ पर आप देखिए बहुत सारी रेखाएं खींची गई है, कुछ आप वृत्त को काट रही हैं। तो यहाँ हम देखें ये जो नीचे वाली रेखा है ये, और ये नीचे वाली ये दो ही समांतर स्पर्शिकाएं हैं। बाकी सभी क्या है? छेदक रेखाएं। या इसके आगे बाहर होगी तो वो क्या होगी? मान लो इधर आगे आगे और होगी, ये नीचे नीचे भी और होगी, तो ये क्या होगी? ये रेखाएं क्या होगी? अप्रतिच्छेद रेखा होगी। वृत्त पर तो केवल दो ही समांतर स्पर्शिका हो सकती है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? एक वृत्त की दो समांतर स्पर्शिकाएं हो सकती है, तो आंसर होगा 2। वृत्त और इसकी स्पर्शिका के उपनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त और उसकी स्पर्शिका, यानी जहां वृत्त स्पर्शिका वृत्त को टच करता है उसको क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। ठीक है, हो गया। किसी वृत्त को, वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर, एक बिंदु पर तो काटती है, एक बिंदु पर ही स्पर्श करती है, एक बिंदु पर ही काटती है। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या की क्या होती है? त्रिज्या के लंबवत होती है। त्रिज्या के साथ वो हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये ध्यान रखना है। वृत्त की स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री का। लंबवत होती है 90 डिग्री कोण। दोनों ही रूप, दोनों तरीके से प्रश्न पूछ सकता है, तो आप इन प्रश्नों को भी जरूर याद कर ले, निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। अब है यहाँ से देखिए, वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्शिकाएं। एक वृत्त दे रखा है, इसका केंद्र O है, बाहरी बिंदु ये P है, और इसके दो स्पर्श बिंदु, एक तो A है, एक स्पर्श बिंदु है B। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये जो केंद्र पर बना कोण और ये जो कोण, ये पूरा जो है APOB, ये एक चतुर्भुज बन रहा है। 4 भुजाएं, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। ठीक है, चतुर्भुज हो गया। और इस चतुर्भुज में देखें एक कोण ये 90 डिग्री का है, दूसरा ये कोण 90 डिग्री है। 90 90 कितने होगी? 180। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360। 360 में से 180 घटा ली समकोणों के, तो कितना बच गया? 180। तो बाकी ये जो दो कोण बचा है इनका योग भी कितना होगा? 180 ही होगा। ये दोनों 180 हो गए, तो बाकी ये दो कोण और कोण P, यानी केंद्र पर बना कोण और स्पर्शिकाओं के बीच का कोण, ये दोनों क्या होंगे? 180। 180 को हम क्या लिखते हैं? संपूर्ण कोण। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उनको हम क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। जिन कोणों का योग केवल 90 डिग्री होता है, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो तो पूर्ण कोण होते हैं। जैसे हमने त्रिकोणमिति सर्वसमीकरण में पढ़ा था, त्रिकोणमिति अनुपात में हमने पढ़ा था, तो दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो पूर्ण कोण, और दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वो क्या कहलाएगा? वो होगा संपूर्ण कोण होंगे। ठीक है, एक कोण दिया हुआ था, उसका दूसरा संपूर्ण कोण क्या होगा? उसको 180 में से घटा दीजिए। जैसे दे दिए 60 डिग्री, स्पर्शिकाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है, तो केंद्र पर बना कोण कितना होगा? तो स्पर्शिकाओं के बीच का कोण और केंद्र पर बना कोण दोनों क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। दोनों को जोड़ें तो उत्तर 180 डिग्री होता है। एक 60 दिया हुआ तो दूसरे को हम ज्ञात करने के लिए 180 में से 60 घटा दिया, आंसर क्या गया? 120। अगर ये 60 डिग्री दिया हुआ है तो ये कितना होगा? ये 180 डिग्री माइनस 60, ये 60 को घटा लो तो कितना हो गया? 120 डिग्री। तो ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आएंगे। जैसे अभ्यास प्रश्न देखें, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं के मध्य कोण और वृत्त के केंद्र पर बना कोण होते हैं, वो क्या होते हैं? आपस में संपूरक होते हैं। तो आपस में ये क्या होंगे? संपूरक होंगे, संपूरक होते हैं। ठीक है, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शिकाओं के मध्य कोण 60 है। स्पर्शिकाओं के बीच में कोण कितना है? 60 डिग्री का है। तो केंद्र पर बना कोण कितना होगा? तो वृत्त के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो कितना होगा? वो 60 में से घटा लीजिए,
तो 180 डिग्री माइनस 60 तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60, तो ये सीधा आंसर हो गया 120 डिग्री। हमें ये सीधा ही ज्ञात करना है। तो स्पर्शिका मध्य कोण दिया हुआ, तो केंद्र पर बना कोण आ जाएगा। केंद्र पर बना कोण दे दिए कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण 100 डिग्री है। वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना डिग्री दे दिया 100 डिग्री दे दिया। तो स्पर्शिकाओं के बीच में बना कोण क्या होता है, दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो 180 में से 100 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा 80 डिग्री। तो ये ध्यान रखना, आपको छोटे छोटे क्वेश्चन है वो ध्यान रखने हैं। निश्चित रूप से यहाँ से ऐसे प्रश्न आएंगे और आपको है प्रॉफिट होगा। ऐसा है आपको कहीं भी किसी किताब में नहीं बताया गया है। आगे हम पढ़ेंगे रचनाएं। एक रेखाखंड से दिए गए अनुपात में विभाजन करना। एक रेखाखंड का दिए गए अनुपात में, जैसे एक 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड दिया गया हो, उसको 2:3 में विभाजित करना, तो वो कैसे होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक अलग वीडियो लेके आएंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो उसमें हम क्या करेंगे, रेखाखंड का विभाजन पढ़ेंगे और समरूप त्रिभुज की रचना करेंगे, और उसके साथ में हम पढ़ेंगे एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्शिकाओं की रचना कैसे करते हैं, ये भी हम इसका अध्ययन